स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के खिजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला कैबिनेट समीक्षा सत्र बुलाया। सीएम योगी ने पहली बार सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ एक व्यापक समीक्षा सत्र में भाग लिया था, जिसमें रिक्रूटमेंट और पोस्ट वैकेंसी आवश्यक निर्देश जारी करने जैसी मामलों को संबोधित किया गया था। आज की कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों शामिल थे, जिन्हें सीएम योगी के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद बुलाया गया था। देश को परम वैभव ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो आदेश जनादेश प्राप्त हुआ है, पूरे देश की जनता को बहुत बहुत आभार, पार्टी की तरफ से बधाइयाँ और निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में देश जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेगा और उस पर ऊंचाइयों पर, चाहे वो विकास का मामला हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, गांव गरीब और जन कल्याणकारी योजनाओं का हो, या डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, दुनिया में भारत के ऊंचे बढ़ते हुए ऊंचाइयों के कदम हो, निश्चित रूप से हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कर पाएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। तमाम मंत्री अपनी विधानसभा हार गए। जी, अच्छा, ये भीतर घात की बात लगातार उठ रही है, तो आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कई प्रत्याशियों ने इस बात को लेकर लिख कर भी दिया था। देखिए, बहुत सारी बातें आ गई हैं और पर पार्टी का अपना चलता है, हार और जीत लोकतंत्र की दोनों ये प्रक्रिया चलती रहती हैं। निश्चित रूप से हम लोग हार से सबक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हार नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार देश ने आदरणीय मोदी जी को एक जनादेश देने का काम किया है, स्पष्ट एनडीए को बहुमत देने का काम किया है। इसके लिए देश की जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आसिम आरून ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए एनडीए पर समर्थन और विश्वास जताते हुए कहा कि जनता ने मोदी को तीसरी बार जिताया। दानिश आज़ाद अंसारी ने भी योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज, शिक्षा या रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों पे ईमानदारी से काम करने की विशेष जताई। अनिल राजभर ने भी मीडिया से बात करते हुए विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार नए तरीके से सोचेंगे, जनता की भावनाओं को विस्तार से समझने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षा थी, निश्चित तौर पे अभी हम उस अपेक्षा पे नहीं आ पाए, लेकिन बलिया हो, सलेमपुर हो, पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जनपदों के विकास को हमारी योगी सरकार ईमानदारी से करेगी। बलिया के जो भी मुद्दे हैं, वहाँ का मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन की फैसिलिटी, तमाम रोजगार के मुद्दे, उन सब के मुद्दों के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, जनता का जनादेश सर आँखों पे है। लोकसभा का चुनाव जनता ने जो मत दिया, हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के स्नेह से हम आगे भी जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल नए तरीके से सोचेंगे, जो जनभावना है वो कैसे परवान चढ़े, इस पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश निर्देश होगा उसके पालन के क्रम में हम लोग आगे काम करेंगे। ये बहुत बड़ा जनादेश पूरे भारत की जनता ने मोदी जी को दिया है। तीसरी बार मोदी जी कल शपथ लेंगे। जो विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है, उसको पूरा करने के लिए हम सब उनके साथ हैं और उसको मजबूती से पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का इसमें विशेष रोल रहेगा, उसी के लिए आज बैठक भी है। हम सब अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। जो रोड मैप है उस पर हम लोग तेजी से और काम करेंगे। सर, भीतर घात की बातें आ रही हैं, कई लोगों ने बोला कि भीतर घात की वजह से सीटें कम हो गई, क्या लगता है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर बूथ का अध्ययन करते हैं, कहाँ पे हमको वोट ज़्यादा मिला, कहाँ कम मिला, हम ये अध्ययन कर रहे हैं। हमेशा करते हैं, जब जीतते हैं तो भी करते हैं। आज कहीं पे अगर हमें वोट कम मिला तो भी हम कर रहे हैं और इसीलिए हम हर चुनाव में अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। थैंक यू। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और सपा पर आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी पर झूठा आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। अभी आप लोगों के जेहन में हो सकता है, लेकिन तो वजह क्या वजह है? संविधान और उसके वजह प्रक्रिया तो सुनिए।
कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहाँ से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहाँ से देंगे? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं, खाते हमारे भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत देना। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबे समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज इतना बेहतरी का काम हुआ है, शायद लंबे समय तक ये काम कांग्रेस ने किया होता। आप लोगों ने तो बकायदा इसके लिए नेता से मुलाकात की थी, नाम लिखकर दिए थे कि ये नहीं महाराज, कोई नाम नहीं दिया गया। अच्छा, हम लोग तो गए हैं मीटिंग में, एनडीए गठबंधन बैठक हुई और बैठक में तय हुआ प्रधानमंत्री का चेहरा, घोषणा भी बात राजभर जी, लेकिन कुछ लोग मान रहे कि सरकार चलेगी नहीं। उमर अंसारी ने कहा कि लूली लंगड़ी सरकार है, जेल गिर जाएगी। देखिए एक बात बताएं, कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता देख खुलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने मोदी पर फोटो के साथ छेड़छाड़ करने, भगवान शिव की कृपा से काशी में चुनाव जीतने और यूपी की 4 सीटों पर विसंगतियां उजागर करने जैसी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मोदी सरकार पर और भी बहुत भारी आरोप लगाया। आइए सुनते हैं विस्तार से। तारीख को नोएडा में 10 बजे से देश के पदाधिकारियों की बैठक करेगी और 20 जून को लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। संजय जी, आप क्या चाहते हैं कि टीडीपी, आपने कहा कि गठबंधन को ये तय करना होगा, तो गठबंधन माताओं बहनों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर कितने सवाल उठाए आपके लोगों ने, आपके केंद्रीय मंत्री। तो इसलिए ये परिणाम कई सबक सिखाता है बीजेपी को, और उस सबक को लेकर अगर बीजेपी आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण ही विपक्ष को इस तरह से गालियां देने वाला था, जिससे कोई उम्मीद नजर आती नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी गलतियों का एहसास किया, ऐसा लगता नहीं। पूरा चुनाव मुसलमान, मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मुजरा, इन सारे सवालों पर वो लड़ते रहे और देश की जनता ने उनको नकार दिया है। जरा सी भी नैतिकता प्रधानमंत्री में हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो देश का जनादेश हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जगह की जो सीट हारे हैं बीजेपी, क्या इसमें फैक्टर रहा? तो एकदम क्लियर सीट थी इनकी। आपने वो फोटो नहीं देखा? हमारे मोदी जी बहुत बड़े भगवान हैं और जो श्री राम जी हैं वो छोटे हैं, उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। इसको अयोध्यावासी छोड़ दीजिए, देश का कौन सा आदमी है भाजपा के चमचों को छोड़ के जो इसको पसंद करेगा? सोशल मीडिया बहुत ट्रोल किया जा रहा है। कोई पसंद करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। भाजपा के चमचों को छोड़ के ये तस्वीर कोई पसंद करेगा कि आप इतने बड़े भगवान बन गए और प्रभु श्री राम छोटे, उनका हाथ लेके जा रहे हैं? एक दूसरा गाना क्या बनाया इन लोगों ने, भाजपाइयों ने प्रचार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक इनका प्रवक्ता है, कह रहा है भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। बताइए। तो जब अब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं जो है अवतार हूँ, तो भैया मान लीजिए हमें किसानों की समस्या पे बात करनी है तो हम कहाँ अवतार खोजने जाएंगे? हमको तो कोई हाड़ मास का आदमी चाहिए ना, जिससे जाके बताएं कि भैया आप प्रधानमंत्री जी हमारी सुन लो। तो कह रहे हैं हम अवतार हैं, तो हम कहाँ खोजेंगे अवतार को? समस्या ये है। और मतलब वो उनको एहसास ही नहीं हुआ अपने अहंकार के अंदर कि वो जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ट्रोल किया जा रहा है। अवतार और राम को लाए हैं और जगन्नाथ जी उनके
जो है वो भक्त हैं, ये सब चीज़ें पसंद हैं। बोला तो मैंने आपको, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, प्रयागराज हारे, पुष्पवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, श्रावस्ती, कौन सी जगह में मानना है कि फिर इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जो लगभग 240 की संख्या में हैं, उनको विचार करना चाहिए कि गैर भाजपाई स्पीकर सदन के अंदर हो, वरना 3 खतरे हैं। सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाएगा, पार्टियों को तोड़ा जाएगा और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। इन 3 खतरों से बचने के लिए इंडिया गठबंधन के दलों को गैर भाजपा स्पीकर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा अपना मत है, बाकी तो इंडिया गठबंधन के दल मिल बैठ के तय करें। सबके सब एक दो का अंक मिल सकता है, ये तो समझ में आता है। तो ये भारी गड़बड़ी का मामला है, निश्चित रूप से इसकी जांच करके। लेकिन देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि हाँ रद्द होना चाहिए, लेकिन उस रद्द होने से कितने लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कि यहाँ पे भी चल रहा है शिक्षक। इसलिए अगर टीडीपी के स्पीकर को बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन के दलों को विचार करना चाहिए कि उस समय हम क्या फैसला लेंगे। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी को लगता है कि स्पीकर जो है वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए। एक बात ये आपसे महत्वपूर्ण करनी है। दूसरा, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, चाहे समाजवादी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, हमने बिना शर्त उनके लिए प्रचार किया, जाकर वोट मांगा और इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली। इसके लिए अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। क्या अपनी पत्नी के साथ कन्नौज के अंदर मंदिर में दर्शन करने चले गए, ये पाप हो गया, गुनाह हो गया बीजेपी की निगाह में। उन्होंने मंदिर को गंगा जल से भरा, पिछड़ों ने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। आपने ऐसा ही अपमान हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का किया था, जब मंदिर के शिलान्यास में आपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बुलाया, भागवत जी को बुलाया, खुद प्रधानमंत्री रहे, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नहीं रहे क्योंकि वो दलित समाज से आते। मंदिर के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भागवत जी और राज्यपाल जी रही, लेकिन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते। पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों के प्रति घृणा की जो भावना बीजेपी के अंदर बसी है, उसके कारण से लोगों ने यह जनादेश उत्तर प्रदेश में दिया है। बंद करो ये नफरत की राजनीति। और आपने तो छत्रियों को भी नहीं छोड़ा, मां बहन की गालियां दी। चुनाव में पहला टेस्ट होगा इस सरकार में और टीडीपी चाहती है स्पीकर उनका हो। इंडिया गठबंधन के पास जो संख्या है, हम लोग भी उस फैसले का इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी टीडीपी का स्पीकर बना रही है या नहीं बना रही है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बीजेपी का स्पीकर होना संसदीय परंपराओं के लिए घातक है। सस्पेंड किए गए थे, बीजेपी ने सस्पेंड किया 150 से ज्यादा सांसद। इसलिए अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो संविधान को तार तार करके मनमानी ढंग से बिल पास किए जाएंगे। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उनको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, अपने साथ शामिल किया जाएगा, जो बीजेपी का इतिहास है। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो सांसदों के आवाज। अखिलेश यादव ने सापा कार्यालय में नवनियुक्त सांसदों को एकत्र कर बैठक बुलाया। उन्होंने युवाओं की सफलता का श्रेय पीरी नारे को आगे बढ़ाने को देते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी जीत
लोगों की जीत का प्रतीक है। इस दौरान संसद के दूसरे सदस्यों ने मीडिया को संबोधित किया। आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी जीते हुए सांसद, उनसे मुलाकात हुई, परिचय हुआ है। जो लगातार उन्होंने क्षेत्र में रह कर के मेहनत की, परिश्रम किया, इतनी भीषण गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में, सुबह से लेकर के रात तक लगातार मेहनत करने का परिणाम ये है। और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है, 2024 के चुनाव में हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये भी सरकार जनता के बीच रहोगे तो आगे जीतोगे, और सच ये कहा कि आप जनता के बीच में रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों की जो समस्या है वो सुलझाइए। जिस तरीके से भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने उस नारे को विफल करने का काम किया है। सबके विफल तो होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के शासन से परेशान है। ऐसे में हम सबसे बड़ा संगठन के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में आए, और अगर ईमानदारी होती तो निश्चित रूप से हमारे 8-10 MP और आ जाते। कभी आपने देखा कोई धनाढ़ व्यक्ति की अगुवाई करते हुए श्री राम को, और कमेरों की लड़ाई हम लड़ रहे थे, वो लुटेरों को साथ को आशीर्वाद नहीं दिया रामचंद्र जी ने, कमेरों को दिया है। मलिक जी, जैसे कि आप लोगों की बैठक हुई है, तो क्या उसमें अखिलेश जी को लेकर कोई प्रस्ताव पास हुआ कि आप केंद्रीय? नहीं यार, ये पार्टी की बैठक थी। हाँ। वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी दिल्ली में जी, उसमें नेता ही चुना ही जाएगा। अखिलेश जी वहाँ का पूरा केंद्रीय नेतृत्व का देखिए, ये अंडरस्टूड है, जिसके नाम पे जीत गया है यार, जिसके नाम पे लोगों ने वोट दिया है, जिस पर विश्वास जाहिर किया है, वही तो नेता है। वो कौन नेता है? इन तमाम मुद्दों पर देश में लड़ाई लगातार से एक अलग मुद्दा था कि हमारा एक ऐसे अहंकारी और गाली गलौज करने वाले व्यक्ति आए थे जिनको जनता जवाब देने के लिए खोज रही थी। जनता और जो वादे मैंने लेकर बोला कि जो वादे मैंने किया था वही मेरे दिल दिमाग और जुबान पर आता है, उन सारे वादों को पूरा करें। सर, सभी की निगाहें अयोध्या पे थी, लेकिन इस बार अयोध्या इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। भगवान राम को ये पसंद नहीं था कि उनके नाम पर कोई दुकान चलाए, इसलिए जो गाना अब गा रहे हैं कि प्रोग्राम में हमको वहाँ से भगाए हैं। कुछ कर पाएंगे हमारे ये जो लोकल मुद्दे, चाहे वो केंद्र का मुद्दा हो, चाहे मशरक का मुद्दा हो, चाहे मणियाओं का, हम सारे मुद्दे संविधान से लेकर जिन चीजें हैं जितने भी चीजें हम सदन में रखेंगे। और मैं यही कहूंगी कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। इस चुनाव में जनता ने एक मैसेज दिया है कि संविधान बहुत जरूरी है, संविधान देंगे तो हमारा मान सम्मान रहेगा। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि महिलाएं सेफ नहीं है बीजेपी सरकार में, कहीं ना कहीं आप एक महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी? जी देखिए, महिलाएं बहुत कम एक्टिव रहती है। हम गाँव में गए तो महिला ज्यादा निकलती नहीं। मैं ये चाहूंगी महिलाएं थोड़ा एक्टिव होंगी, और मैं कुछ फ्रंट फुट पर महिला को रख के राजनीति करूंगी। और जो महिलाएं हमारे गाँव में, जैसे मैं लोकल में जाती तो उनको नॉलेज देना चाहती, वकील हूँ तो मैं महिलाओं को बताना चाहूँगी
चाहूँगी कि लॉ अवेयरनेस कराना चाहूँगी, ताकि उनको पता हो कि अगर आपके कुछ गलत हो रहा है, असॉल्ट हैरेसमेंट हो रहा है, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता नहीं चाहिए। और महंगाई मुद्दा हमारा वही रहेगा, महंगाई कम करना है, किसानों की जो दुगनी नहीं तो उससे आवाज़ उठाना है, MSP का कानून नहीं बन पाया था, गरीब अमीर हो रहा है। और इस देश में जो नैरेटिव किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को खतरा है, इस देश में किसी से खतरा नहीं है। खतरा है तो बीजेपी के वालों से खतरा है हमें। अच्छा, इस बैठक में क्या रणनीति? समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष DP यादव ने बुद्धि विहार स्थित अपने आवास पर गोली मार के आत्महत्या की। यादव पुराने सापा थे और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया। जानकारी मिली है कि DP यादव ने मझौला थाना क्षेत्र में अपने बुद्धि विहार स्थित आवास पर सुसाइड किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक बिलबोर्ड लगाया गया, जिससे नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक से पहले चर्चा शुरू हो गई। अमेठी के एक नेता जय सिंह प्रताप यादव बिलबोर्ड लगाने के लिए जिम्मेदार थे, जिस पर संदेश था, अयोध्या में सबके श्री अखिलेश यादव है। छत्तीसगढ़ के नयनपुर जिले में मुठभेड़ में 7 नक्सलाइट मारे गए और 3 जवान घायल हो गए। ये गोलीबारी एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुई, जिसमें विभिन्न जिलों और ITP के सुरक्षित शामिल थे। नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। घायल जवानों का इलाज चल रहा है और तलाशी अभियान जारी है। ये घटना इस वर्ष राज्य में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 125 नक्सलियों के मौत के प्रतीक है। दो दिन पहले 6 तारीख की रात को 4 जिलों की टीम, 4 जिलों की DRG बस्तर फाइटर्स, दांतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर, चारों की टीमें अलग अलग जगह से दांतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में गोबेल, इरपनार, भटबेड़ा के आसपास में नक्सलियों की सूचना पे गए थे। वहाँ पे कंपनी नंबर 6 और हमदई एरिया कमेटी, बारसूर एरिया कमेटी और अन्य सीनियर नक्सलियों की सूचना पे हम गए थे। तो घेराबंदी किया और मुठभेड़ चली। कल दिन भर मुठभेड़ चली रुक कर, और शाम में जब सर्च किया गया तो 7 वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार में शव बरामद हुए हैं। और टीम अभी भी जंगल में है, बाहर नहीं आई है। बाकी जानकारी टीम के आने के बाद दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।